बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कई घंटों की मुशावरत के बाद अपोजिशन ने बिलाखिर अपना मुश्तरका अलामिया जारी कर दिया है। अगर उस आप अलामी को पढ़ें तो वो सिवाय नज़रों के धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है। ये शायद किसी ने पहले ट्वीट किया हुआ भी था कि ये सिर्फ नज़रों का धोखा है, इसमें कुछ भी नहीं है। और इसमें अपोजिशन जो तहरीक चलाने जा रही है उसमें से सिर्फ एक चीज़ ऐसी है, एक पॉइंट ऐसा है जिस पर हुकूमत के लिए परेशानी हो सकती है। उसके अलावा कोई मामला ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हुकूमत को परेशान होने की ज़रूरत हो। जब ये अलामिया तैयार किया जा रहा था उस दौरान कई घंटों की ताख़ीर हुई, शदीद बहस हुई और तल्ख जुमलों का तबादला हुआ अपोजिशन अरकान के दरमियान। और उसकी वजह यह थी कि फजलुर रहमान साहब किसी सूरत में नहीं मान रहे थे कि इस्तीफ़ों के देने के ऐलान के अलावा वो किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं थे। वो ये भी कहते थे कि आप चाहे फौरी तौर पर इस्तीफ़े ना दें, लेकिन कोई एक तारीख दे दें कि अगर इस तारीख तक ये हमारे मुतालबात मुकम्मल ना हुए तो हम इस्तीफ़े दे देंगे। लेकिन अपोजिशन ने उनकी बात ये नहीं मानी। अब फजलुर रहमान साहब की गो के बात नहीं मानी गई और उनको जिस तरह से शर्मिंदगी उठाना पड़ी, उन्होंने खुद उसका इजहार भी किया कि उनकी जो तकरीर थी उसको लाइव दिखाने के लिए कोई पीपल्स पार्टी ने इंतज़ाम नहीं किया, बल्कि उस दौरान उन्होंने जो है वो कोशिश भी नहीं की कि उनकी तकरीर लाइव दिखाई जाए। उस पर उन्होंने एहतजाज भी किया। इस सब के बावजूद, और इससे पहले भी ये कई बार फजलुर रहमान साहब के साथ हो चुका है कि उनको इस्तेमाल किया गया है, उसके बावजूद वो पीपल्स पार्टी और नून लीग को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते कि उनका इनके सिवा कोई नहीं है। अगर वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को छोड़ देंगे, इमरान खान से पहले उनकी लड़ाई है, तो फिर कल को ज़ाहिर इक़्तिदार में तो यही तीन जमातें हैं जिनके बारे में आएगी, या तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ जगहों पर इक़्तिदार में आएगी, या नून लीग आएगी, या पीपल्स पार्टी आएगी। अगर वो इमरान खान के बाद इन दो जमातों को भी नाराज़ कर देते हैं तो फिर वो किस हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, कौन उनका हिस्सा बकदर जुस्सा जो है वो देगा। इसलिए वो इंसल्ट करवाने के बावजूद वो साथ रहना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ रहना चाहते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी ये दोनों जमातें संजीदा होंगी, सीरियस होंगी और इस हुकूमत को गिराने में अपना किरदार अदा करेंगी। और उसके बाद जो है वो अगर ये इक़्तिदार में आती हैं तो फजलुर रहमान साहब को हिस्सा बकदर जुस्सा जो है वो दिया जाएगा। दो बड़े ऐलानात एक्सपेक्टेड थे, दोनों नहीं हुए। एक यही एक्सपेक्टेड था कि अगर ये इस्तीफ़ों का ऐलान कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा ऐलान होगा, लेकिन इस्तीफ़ों का ऐलान नहीं किया गया। दूसरा ये था कि नवाज शरीफ वापसी का ऐलान करेंगे, वो भी नहीं हुआ। अब जो जिसे मैंने कहा कि ट्रक की बत्ती के पीछे इन्होंने लगाया है, एक तो नया इत्तेहाद बन गया है। पाकिस्तान में कहते हैं ना कि जो काम ना करना हो तो उसके लिए आप कमेटी बना दें, तो ये उसी तरह का है कि हर बार कभी राबर कमेटी बना दी, कभी फ़लाँ एक्शन कमेटी बना दी, कभी फ़लाँ टास्क कमेटी बना दी, और आज नया इत्तेहाद बन रहा है। और इस नए इत्तेहाद के अंदर जो है वो नया मुआहदे होंगे, नई चीज़ें होंगी। ये एक नया ड्रामा है, सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए, अपने वोटर्स को तसल्ली देने के लिए। उसके बाद दूसरा जो ऐलान किया गया है वो एक्शन प्लान, तो मैं बल्कि कोशिश करता हूँ कि एक्शन प्लान के ऊपर तो मैं आखिर में आता हूँ जो उन्होंने एक्शन प्लान दिया है। जो उनका ये करारदाद है उसमें से भी मैं आपको बता दूँ कि उसमें पूरी करारदाद जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ है, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, और फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात से भरपूर है, और पूरी एक चार्जशीट है फ़ौज के ख़िलाफ़ जो चीज़ें हैं उनके ऊपर मबनी। अभी तो इनके जिस्म में से वो नमक भी नहीं निकला होगा, हज़म नहीं हुआ होगा। जो अभी ये खाना एक जगह से खा के आए थे, ये सारे वहाँ पर गए थे, शहबाज शरीफ साहब भी, बिलावल साहब भी, सारे ये जो आज यहाँ बैठे थे इनमें से अक्सरियत, और फजलुर रहमान साहब का बेटा भी उसमें शामिल था, जहाँ से वो खा कर आए थे खाना। तो अभी तक उस खाने के चंद ज़रात जो हैं इनके जिस्म के अंदर मौजूद होंगे, वो नमक अभी हज़म नहीं हुआ होगा जो नमक ये वहाँ से खा कर आए थे जहाँ पर ये गए थे। उसके बारे में भी किसी वीडियो में आपको बताऊँगा कि वो मामला क्या था और उसको कैसे गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। और हर चीज़ का इल्ज़ाम फ़ौज के ऊपर डाला गया है। कहीं पे ये नहीं कहा कि हाँ हमसे गलती हुई, हम फ़ौज के हाथ में इस्तेमाल हुए, हाँ मैंने फ़ौज के साथ मिलकर फ़लाँ के साथ खिलाफ ये किया, हाँ मैंने फ़ौज के कहने पे काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट पीपल्स पार्टी के खिलाफ गया, हाँ मैं फ़ौज के कहने पे मैंने ये किया। अपनी कहीं पे गलती नहीं मानी, सब कुछ फ़ौज पे डाल दिया है। क्या फ़ौज ने कहा था नवाज शरीफ साहब को कि आप 1990 के बाद मनी लॉन्ड्रिंग शुरू करें और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कवानीन बनाएं, यहाँ से पैसा लूट कर, डकैती करके, चोरी करके और आप बाहर भेजें और बाहर बच्चों को असासे और जदादे बना कर दें, लंदन फ्लैट्स लेकर दें। ये तो फ़ौज ने नहीं कहा था। क्या जरदारी साहब को फ़ौज ने कहा था कि आप जाली अकाउंट्स बनाएं, फिर सरकारी ठेके दें, उन ठेकों से किकबैक्स लें, कमीशन लें, इन जाली अकाउंट्स में डालें और अल्टीमेटली अपने अकाउंट में ले आएँ? क्या शहबाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था, फ़ौज ने कहा था कि अपने बेटों की टीटीज़ के ज़रिए बाहर से पैसे मंगवाएं और यहाँ से पहले हवाला हुंडी के ज़रिए भेजें और फिर रेमिटेंस के नाम पे टीटीज़ के ज़रिए बाहर से पैसे भिजवाएं? क्या उनको ये बात फ़ौज ने कही थी? जो कुछ ये करते रहे हैं, जो इनके ऊपर केसेस हैं, उनमें से कोई एक केस बता दें जो मुल्क की खिदमत की एवज़ बनाया गया हो, जिसमें इनको सज़ा ये दी जा रही हो कि इन्होंने आवाम के लिए कोई काम किया हो। ज़्यादा इनके केसेस जो हैं वो ज़ाती हैं। चलो कुछ ऐसे केसेस हैं वहाँ पे हम इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, इनको शक का फ़ायदा दे देते हैं कि जो अवामी मंसूबे थे, जैसे एहसन इकबाल साहब का नारोवाल वाला प्रोजेक्ट था, चले हम एक लम्हे के लिए कह देते हैं कि वो आवाम के लिए मंसूबा था।
और अगर उसमें कोई 19-20 हुआ भी है तो अगर ये साबित नहीं होता कि उन्होंने किकबैक्स लिए हैं तो इनको बिल्कुल उस केस में सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाकी तो केसेस इनके ज़ाती केसेस हैं ना, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, चोरी डकैती लूटमार, सारे ज़ाती केसेस हैं। कोई एक केस भी ऐसा नहीं है कि वो अवामी को मंसूबा और उसमें इनके ऊपर इल्ज़ाम हो। क्या फ़ाइज़ ईसा साहब को फ़ौज ने कहा था कि आप अपने बीवी बच्चों के नाम पर बाहर एहसास और जदादें बनाएं और उनको डिक्लेयर ना करें? तो अगर आपने आज ये करना ही था तो आप फिर ये पीपल्स पार्टी और कम अज़ कम माफ़ी तो मांगते, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। काश कि आज नवाज शरीफ साहब माफ़ी मांगते कि ज़ियाउल हक को जो है वो अपना बाप कहना मेरी गलती थी। और बिलावल ने भी नवाज शरीफ साहब को कहा हुआ है कि नवाज शरीफ का असल बाप जो है वो ज़ियाउल हक है। वो क्लिप आप देख चुके हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी फ़ौज की मुदाखलत के बगैर इलेक्शन होने चाहिए। फ़ौज की मुदाखलत इलेक्शन में वो पोलिंग बूथ पर बाहर सिक्योरिटी के लिए फ़ौज मौजूद होती है। जिस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का माहौल होता है, जिस तरह से इलाकों में वहाँ पे जो कन टुट्टे और हर जगह पे जो एक बदमाश सियासतदानों ने रखे हुए होते हैं, अगर फ़ौज ना हो पोलिंग स्टेशन पे तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते। फ़ौज वहाँ पर मजबूरन जाती है, फ़ौज को कोई शौक़ नहीं है वहाँ पर जाने का। एक पॉइंट वैलिड था उस करारदाद में, वो था महंगाई के हवाले से। महंगाई बिल्कुल है, महंगाई पे बिल्कुल हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही। ब्यूरोक्रेसी का काम है, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ वो काम नहीं करते और हुकूमत ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। उसके बाद बहुत ख़तरनाक बातें और इस करारदाद में लिखी गई हैं कि यही हालात रहे तो पाकिस्तान की जो एटमी सलाहियत है वो भी ख़तरे में है। ये वो ज़बान है, ये वो मौक़िफ़ है, ये वो चीज़ है जो हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है, जो हमारा दुश्मन आलमी क़ुव्वतों को कहता है कि पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं और वहाँ के पाकिस्तान के एटमी असासे गैर महफूज हैं। तो पाकिस्तान से जो है ये एटमी जो हथियार हैं, इस हवाले से पाकिस्तान से ये हथियार ले लिए जाएँ या पाकिस्तान को मज़ीद इसके ऊपर काम करने ना दिया जाए। ये इस तरह के मुतालबात हमारे दुश्मनों की तरफ से आते हैं। लेकिन आज ये हमारी सियासी जमातों की जानिब से यह आया कि पाकिस्तान के एटमी असासों को भी ख़तरा है जो हालात जा रहे हैं। उसके बाद 18वीं तरमीम के ऊपर बात हुई। 18वीं तरमीम का दिफा करेंगे, डेफिनेटली आप दिफा करेंगे, क्योंकि 18वीं तरमीम इस वक्त सिंध हुकूमत को सूट करती है। हज़ार अरब उनको दिए जाते हैं और उसका कोई हिसाब किताब नहीं है कि वो पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। सदारती निज़ाम की उन्होंने मजम्मत की है, उन्होंने कहा सदारती निज़ाम नहीं आने देंगे। ज़ाहिर है सदारती निज़ाम आपको पता ही है कि ये क्यों चाहते हैं कि सदारती निज़ाम ना आए। CPEC के हवाले से इल्ज़ाम लगाया गया है कि CPEC को जो है वो रोल बैक कर दिया गया है और ये भी CPEC के हवाले से भी वही एक प्रोपेगेंडा है जो कि हमारा दुश्मन चाहता है CPEC के हवाले से। और कौन चाहता है कि पाकिस्तान में CPEC को नुकसान पहुंचे, ये आपको पता ही है। इसके अलावा कुछ और उन्होंने कहा जी निजी जेलें बनी हुई हैं KPK में, वो भी फ़ौज पर इल्ज़ाम। फिर इन्होंने कहा जी जजेस तकर्री जो है उसका तरीक़ाकार बदला जाए, यानी उसका तरीक़ाकार बदल के वही किया जाए जिसके तहत नवाज शरीफ साहब उन जजेस को लगाते थे जिनको फिर फ़ोन करके और नवाज शरीफ साहब कहते थे कि क्या फ़ैसला करना है, शहबाज शरीफ फ़ोन करके कहते थे कि क्या फ़ैसला करना है। आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से कहा गया कि जी आसिम सलीम बाजवा के असासे और जदादें सामने आई हैं, ये हो गया वो हो गया। उस पर फयाज़ राजा साहब ने ट्वीट किया हुआ था कि मियाँ साहब जब आपका पनामा आया था तो इमरान खान सड़कों पर आए, एहतजाज किया, सुप्रीम कोर्ट गए, पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज किया, पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया, अदालतों में गए, तो आप भी फिर पता चले ना कि आप आसिम सलीम बाजवा साहब के खिलाफ जाएँ आप अगर आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है। लेकिन वो कोई ऐलान नहीं किया गया। अब हम आ जाते हैं कि जी जो एक्शन प्लान इन्होंने दिया है वो क्या है। सबसे पहले तो इन्होंने मुतालबा किया है कि इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दें, मुस्ताफ़ी हों। ये आपको पता है जब से इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने हैं पहले दिन से इनका मुतालबा आ रहा है, ये कोई नया मुतालबा नहीं है। इस अब तक कोई कम अज़ कम कुछ 350 पोजीशन जो है वो मुतालबा कर चुकी है इमरान खान का पिछले 700 दिनों में इस्तीफ़े का। उसके बाद वो कहते हैं कि जी मुत्तहिदा अपोजिशन मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक के आगाज़ का ऐलान करती है। बिल्कुल ठीक है, आपका हक़ है एहतजाज करें। वो कहते हैं वकला, ताजिर, किसान, मजदूर, तालिब इल्म, सिविल सोसाइटी, मीडिया और आवाम को इस तहरीकी सरगर्मियों में शामिल किया जाएगा। ये जितने लोगों के नाम लिखे हुए हैं वकला को छोड़ के बाकी सबको माल रोड पे इनकी छितरोल सही की हुई है नून लीग ने अपने दौर में, जिनके ऊपर इन्होंने अपने दौर में इन तबकों को बाहर निकलने पर इन्होंने नहीं बख्शा था। अब उन्हीं तबकों के कह रहे हैं कि हमारे साथ निकलें इस मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़। अक्टूबर-नवंबर 2020 में पहले मरले में मुल्क के सूबाई दारुल-हुकूमतों कराची, क्वेटा, पेशावर, लाहौर समेत बड़े शहरों में मुश्तरका जलसे किए जाएंगे। मुझे लगता है ये वाली लाइन जानबूझ के पीपल्स पार्टी ने ऐड करवाई है। ये ज़रा गौर करें, कराची, क्वेटा, पेशावर, लाहौर, ये कौन से जुमले हैं? ये वही जुमले हैं जो शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि आसिफ अली जरदारी को कराची, क्वेटा, पेशावर और लाहौर की सड़कों पर नाम दीजिए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। ये जुमला इसलिए ऐड करवाया गया कि यहाँ पे जब एहतजाज होंगे, शहबाज शरीफ साहब खड़े होंगे, साथ जरदारी साहब होंगे, तो क्या माहौल होगा कि जिन सड़कों पर शहबाज शरीफ साहब ने उनको घसीटना था उन सड़कों पर कंटेनर के ऊपर शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इकट्ठे हैं। और उसके बाद कहा गया कि दिसंबर 2020 में
दूसरे मरहले में सूबाई दारकूमतों में बड़ी अवामी रैलियाँ और मुजाहरे मुनक्किद होंगे और आवाम के साथ मिलकर भरपूर मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा। आखिर यह है कि सिलेक्टेड हुकूमत की तब्दीली के लिए मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लियामान के अंदर और बाहर तमाम जमहूरी, सियासी और आइनी ऑप्शन इस्तेमाल करेगी, जिनमें अदम एतमाद की तहरीक और मुनासिब वक्त पर असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफ़ों का ऑप्शन शामिल है। ऑप्शन तो आपके पास इससे पहले का मौजूद है, लेकिन कोई कैटेगोरिकल नहीं लिखा गया कि इस्तीफ़े कब दिए जाएंगे। तो बहरहाल ये उनका आलमिया और एक्शन प्लान है। इससे आप ना ही समझें, कुछ भी नहीं होने जा रहा। सिर्फ एक चीज़ मैंने शुरू में कहा था आपको कि एक चीज़ ख़तरनाक है अगर वो ये करेंगे, जिसके शवाहिद भी मिल रहे हैं पाकिस्तान की रियासत को, वो है मसला कार्ड। मसला कार्ड इस्तेमाल करने के ऊपर बहुत काम हो रहा है, उसके लिए बाहर से फंडिंग भी ज़्यादा हो गई है। और मसला कार्ड ज़्यादा होने की एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान कैटेगोरिकल कह चुका है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे और पाकिस्तान को इसकी कीमत तो अदा करनी होगी। और ज़रा सोचें कि वो कौन सा मुल्क है जो अमेरिका के साथ इस वक्त मुल्क है और मुख्तलिफ मुल्कों को राज़ी कर रहा है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। वो कौन सा मुल्क है जो अपनी फ़िज़ाई हदूद जो है वो इसराइल को अलाउ कर रहा है इस्तेमाल करने की, और उस मुल्क का पाकिस्तान में कितना असर रसूख है, उस मुल्क का सफ़ीर पाकिस्तान में कितना एक्टिव है, उस मुल्क का सफ़ीर पाकिस्तान में किस किस को मिल रहा है, और उस मुल्क का ये जो इस वक्त अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है, इसमें 3 बड़ी जमातों में से 2 के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या नाता है, कितना करीबी उनका राब्ते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान में कौन और क्यों जो है वो मसला कार्ड को हवा देना चाहता है, आग लगाना चाहता है, इसकी फंडिंग कौन कर रहा है। इसके जवाब आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा कोई जहन पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है। किसी का एवरेज IQ लेवल भी है तो वो भी ये बात समझ सकता है। अगर ये मसला कार्ड खेला गया और पाकिस्तान में आग लगाने की कोशिश की गई तो ये एक सीरियस चीज़ होगी, और इस हवाले से अभी तक हमें हुकूमत का सख्त मौक़िफ़ सामने हमारे नहीं आ रहा, सख्त एक्शन नज़र नहीं आ रहा। सोशल मीडिया के ऊपर जो नफरत फैला रहे हैं, मज़हब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, मसलक के कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमें कुछ सख्त एक्शन हुकूमत की जानिब से नज़र नहीं आ रहा। और हुकूमत को फौरी तौर पर इस पर इक़दाम करने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जब हुकूमत होश में आए तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी हो। अल्लाह ताला इस मुल्क को महफूज रखे, इस मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और ये जो मसले की आग भड़काने वाले हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मसलक से हो, पहली तो दुआ है कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, और अगर उन्हें हिदायत नहीं मिलती तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को तबाह और बर्बाद कर दे जो पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वाराना आग लगाना चाहते हैं। मैं दोबारा कहूँगा, आप सब लोग अपनी नमाज़ों में, अपनी दुआओं में रोज़ाना ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला जो भी दुश्मन के हाथों इस्तेमाल होकर बैरूनी फंडिंग लेकर पाकिस्तान में मसले की आग लगाना चाहता है, पहले नंबर पे अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, और अगर उसको हिदायत नहीं मिलती तो अल्लाह ताला उसको तबाह और बर्बाद कर दे, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।